इनअप्रोप्रिएट लाफिंग एक ऐसा बिहेवियर है जिसे पेरेंट्स अक्सर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स वाले बच्चों में देखते हैं। यह कंफ्यूजिंग, कभी कभी डिस्ट्रेसिंग और अक्सर मिसअंडरस्टूड हो सकता है। हालांकि कई ऑटिस्टिक बिहेवियर्स की तरह इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर का भी एक पर्पस होता है। इसलिए ऑटिस्टिक बच्चों में इनअप्रोप्रिएट लाफिंग को समझना पेरेंट के लिए अपने बच्चे की नेसेसरी सपोर्ट में हेल्पफुल हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे सडनली बिना किसी कारण के हंसना शुरू कर देते हैं। कभी कभी वे कंटिन्यूअसली हंसते रहते हैं। यह बहुत ही कॉमन बिहेवियर है जो अक्सर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स वाले बच्चों में देखा जाता है। आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे और इसके पीछे के रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। ऑटिस्टिक बच्चों के लाफिंग के ऐसे इंस्टेंसेज को इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर कहा जाता है जो उस समय के सिचुएशन में कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट या सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। लाइक ड्यूरिंग सीरियस कन्वर्सेशन, आप अपने बच्चे को कोई सीरियस कमांड दे रहे हैं या सीरियसली कुछ करने के लिए बोल रहे हैं और वो आपको देखकर हंसता जा रहा है। कोई सैड मोमेंट, जैसे कोई गिर गया, उसे चोट लग गई और उसे देखकर बच्चा हंसने लगता है। बच्चा बहुत देर तक अकेले है और सडनली हंसने लगता है। कभी कभी पब्लिक प्लेस में या पब्लिक गैदरिंग में बच्चा जाता है और थोड़ी देर के बाद सडनली हंसने लगता है। कुछ रेस्ट्रिक्टेड फूड खाकर या स्वीट्स खाकर बच्चा थोड़ी देर के बाद हंसना शुरू कर देता है। ये सब इनअप्रोप्रिएट लाफिंग के अलग अलग सिचुएशन में एग्जाम्पल हैं। यह हंसी प्रोलॉन्ग्ड, एक्सेसिव या अनरिलेटेड टू दी इमीडिएट सोशल कंटेक्स्ट हो सकती है। बच्चे जब इस तरह से बिना कारण हंसते हैं तो उसके पीछे अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं जिसे जाने बिना इसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑटिस्टिक बच्चों में इनअप्रोप्रिएट लाफिंग के अंडरलाइंग कॉजेज और इसके इफेक्ट को समझना इस बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और इंटरवेंशंस को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उनकी लाफिंग में कंट्रीब्यूट करने वाली वेरियस फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर हम ऑटिस्टिक बच्चों के उनकी यूनिक लाफ्टर पैटर्न को समझने और उनकी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने में बेटर असिस्ट कर सकते हैं। ऑटिस्टिक लाफ्टर का एक पॉसिबल कॉज सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेज है। ऑटिस्टिक बच्चे सेंसरी इंफॉर्मेशन को अलग तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सर्टेन साउंड्स, साइट्स, स्मेल्स या टेक्सचर्स इंटेंस सेंसरी रेस्पॉन्सेज एलिसिट कर सकती है, जिससे रिएक्शन या सेल्फ स्टिमुलेशन के फॉर्म में लाफिंग आती है। ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेज दो मेन तरीके से अपीयर हो सकते हैं: सेंसरी ओवरलोड या सेंसरी सीकिंग बिहेवियर। कुछ ऑटिस्टिक बच्चे सेंसरी इनपुट से ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, जिससे सेंसरी ओवरलोड हो सकती है। इन सिचुएशन में लाफ्टर ओवरवेलमिंग स्टिमुलाई से निपटने की रिएक्शन हो सकती है। यह टेंशन रिलीज करने या सेंसरी एक्सपीरियंसेस को रेगुलेट करने के तरीके के फॉर्म में वर्क कर सकती है। जैसे बच्चा पार्क गया, वहाँ एक्सेसिव स्विंग या स्लाइड कर लिया, या बच्चे को थेरेपी क्लास में स्टिमुलेशन दी गई जो उसके टॉलरेंस लेवल से अधिक हो गया, तो थोड़ी देर के बाद बच्चा इनअप्रोप्रिएट लाफिंग करने लगेगा। कुछ ऑटिस्टिक बच्चे सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स में एंगेज होते हैं। वे एक्टिवली कुछ सेंसरी एक्सपीरियंसेज को सीख करते रहते हैं, जैसे स्पिनिंग, जंपिंग
या फ्लैपिंग देयर हैंड्स। ऐसे इंस्टेंसेज में लाफ्टर इन सेंसरी एक्सपीरियंसेस से प्राप्त जॉय या एक्साइटमेंट में साथ हो सकती है। जैसे बच्चा स्टीम कर रहा है, स्टीमिंग बच्चे को इंटरनल एक्साइटमेंट देता है, और इसके साथ अगर बच्चा हंसता है तो यह एक्साइटमेंट और भी अधिक हो जाती है, इसलिए बच्चा कंटिन्यूअसली हंसता रहेगा। इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल करने की एबिलिटी को इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। ऑटिस्टिक बच्चे अक्सर अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर अपीयर हो सकती है। इमोशनल रेगुलेशन चैलेंजेज के दो एस्पेक्ट हैं: डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस और लाफिंग एज ए कोपिंग मैकेनिज्म। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। वे अपनी फीलिंग्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और लेवल करने में स्ट्रगल करते हैं। उनकी फेशियल एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज करने की स्किल लिमिटेड होती है, जिससे इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और भी टफ हो जाता है। उन्हें इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज टफ लगता है, जिसके चलते कुछ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट इमोशंस एक्सप्रेस करना चैलेंजिंग हो सकता है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए लाफ्टर एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह वर्क कर सकता है। यह इमोशंस को रेगुलेट करने और वेरियस सिचुएशंस में सेंस ऑफ रिलीफ या रिलीज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे बच्चे के माइंड में कुछ चल रहा है जो स्ट्रेसफुल है, तो उससे बचने के लिए बच्चा हंसना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस से निपटने के तरीके के फॉर्म में ओवरवेलमिंग या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के रेस्पॉन्स में हंस सकता है। जैसे बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे रिएक्ट करना है, तो वो हंसना शुरू कर देगा। लाफिंग एक सेल्फ सूदिंग मैकेनिज्म की तरह भी वर्क कर सकता है, जो एंजाइटी या टेंशन को कम करने के लिए हेल्पफुल है। बच्चा स्कूल वर्क या थेरेपी वर्क या पार्क की एक्टिविटी से मेंटली टायर्ड है, तो उसे कम करने के लिए बच्चा हंसना शुरू कर देगा। यह सेंसरी इनपुट को रेगुलेट करने और डिस्ट्रेसिंग स्टिमुलाई से टेम्पररीली डिस्ट्रैक्ट होने के तरीके के फॉर्म में भी वर्क कर सकता है। जैसे बच्चा किसी पब्लिक गैदरिंग में गया, भीड़ भाड़ वाले इलाके में गया और वहाँ एंग्शियस फील कर रहा है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बच्चा हंसना शुरू कर सकता है। ऑटिस्टिक लाफ्टर में कम्युनिकेशन और सोशल फैक्टर्स का भी रोल होता है। ऐसे बच्चों में सोशल क्यूज को अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करने में डिफिकल्टी के कारण इनअप्रोप्रिएट या सीमिंगली रैंडम लाफ्टर अपीयर हो सकती है। ऑटिस्टिक बच्चे सोशल न्यूआंसेज ऑफ ह्यूमर को ग्रास्प करने में स्ट्रगल कर सकते हैं, जिसके कारण अनएक्सपेक्टेड या इनअप्रोप्रिएट टाइम्स पर लाफिंग आती है। जैसे बच्चे को कुछ बोला गया तो वो समझ नहीं पाया कि ये हंसने वाली चीज़ है या नहीं है, वो लेकिन हंसना शुरू कर देगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ पाएगी कि कम हंसना चाहिए या बहुत हंसना चाहिए, वो जोर जोर से हंसना शुरू कर सकता है। एडिशनली कुछ ऑटिस्टिक बच्चे लाफ्टर को कम्युनिकेशन टूल की तरह यूज कर सकते हैं। जब वे अपने आप को वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो लाफ्टर के थ्रू वे अपनी फीलिंग्स, इंटेंशंस या रिएक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह दूसरों के साथ एंगेज या किसी सिचुएशन में अपने एंजॉयमेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका हो सकता है। जैसे बच्चा अकेले बैठा हुआ है और आप कहीं दूर हैं, तो आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए बच्चा सडनली हंसने लगता है। ऑटिस्टिक लाफ्टर का एक कारण लीकी गट भी हो सकता है।
लीकी गट सिंड्रोम या इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स और बैक्टीरिया इंटेस्टाइन से लीक होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। यह इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकती है, जिससे कई हेल्थ इश्यूज के साथ साथ इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर अपीयर हो सकती है। यही कारण है कि ऐसे बच्चों में रेस्ट्रिक्टेड डाइट दी जाती है। अगर बच्चा कभी डेयरी प्रोडक्ट या स्वीट्स खा लेता है तो कुछ देर के बाद कई बिहेवियरल इश्यूज दिखते हैं और वो हंस सकता है। इसे दो तरीके से समझा जा सकता है। लीकी गट एक इन्फ्लामेटरी कैस्केड इनिशिएट कर सकती है जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन और सिग्नलिंग को डिसरप्ट कर सकती है, जिससे पोटेंशियली इमोशनल डिसरेगुलेशन और इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर हो सकती है। हमारा गट और ब्रेन नर्व्स, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम के एक नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्टेड रहता है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। लीकी गट गट ब्रेन एक्सिस के कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकती है, जिससे ब्रेन सही तरीके से सेंसरी इनपुट को इंटरप्रेट और रेस्पॉन्ड नहीं करता है, जिससे पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर आ सकती है। कई केस में देखा गया है कि गट में यीस्ट के ओवरग्रोथ होने से कई बिहेवियरल चेंजेज लाइक इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर हो सकती है। सूडो बल्बर इफेक्ट एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें सडन अनकंट्रोलेबल लाफिंग या क्राइंग की एपिसोड्स होती है, जो सिचुएशन के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट या इनएप्रोप्रिएट होती है। सूडो बल्बर इफेक्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ साथ वेरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हो सकता है। सूडो बल्बर इफेक्ट का न्यूरोलॉजिकल बेसिस है कि यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो इमोशनल प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, और ब्रेन स्टेम, जो इमोशनल एक्सप्रेशंस में इन्वॉल्व होता है, को कनेक्ट करने वाली न्यूरल पाथवे में डिसरप्शन से रिलेटेड हो सकता है। ऑटिस्टिक बच्चों में ये पाथवे बदल सकते हैं या लेस एफिशिएंटली कनेक्टेड हो सकते हैं, जिससे इमोशनल रेस्पॉन्सेज को रेगुलेट करने में डिफिकल्टी हो सकती है। इसके अलावा एक और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी या हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा, जिसमें इस तरह की कंडीशंस लाइक इनअप्रोप्रिएट लाफिंग देखी जा सकती है। ऑटिस्टिक बच्चों में इनअप्रोप्रिएट लाफिंग को कंट्रोल करने के लिए इसे समझना क्रूशियल है। उनकी इस लाफ्टर के पीछे डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, जिसमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेज, इमोशनल रेगुलेशन चैलेंजेज और कम्युनिकेशन और सोशल फैक्टर्स शामिल है। इसके अलावा लीकी गट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक सूडो बल्बर इफेक्ट और फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी या हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा हो सकता है। लाफ्टर को कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी डेवलप करने से पहले यह समझना जरूरी है कि इनमें से कौन सी फैक्टर उन्हें ट्रिगर कर रही है। इन द नेक्स्ट वीडियो ऑटिस्टिक लाफ्टर को मैनेज करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी और इंटरवेंशंस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।